हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का तृतीय अध्याय आरंभिक नगर। क्या आप सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास आज की उन्नत निकासी व्यवस्था जैसी व्यवस्था किस प्रकार थी? इस अध्याय में हम जानेंगे कि वह लोग किस प्रकार रहा करते थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस प्रकार हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज रेलवे लाइन बिछाने के दौरान की गई थी। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। यहाँ पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था लेकिन निचला नगर कहा है। इसका एक कारण ये है कि माना जाता था कि ऊंचाई पर जो भाग था उसमें उस समय राजा के शासक वर्ग रहा करते थे, और निचला नगर जिसे निचला दुर्ग भी कहते हैं, उसमें उस समय प्रजा रहा करती थी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। इस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट वगैरह में बनते हैं। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। आज तक दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने स्नानागार कहा। अब आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो महान स्नानागार था वो कहाँ से मिला। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। आपका जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। एक प्रश्न ये बनता है कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था, तो पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर भी था और चारकोल की परत इसके ऊपर चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यहाँ पर भी सवाल बनता है कि सीढ़ियां कितनी तरफ से उतरने के लिए बनाई गई थी, तो इसका जवाब होता है 2 तरफ से। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें ये ऐसा है, मान लो ये आपका स्नान सरोवर है। यहाँ
चारों कोनों पे कमरे बनाए गए थे, ठीक है। और ऐसे दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। ये आपको ये सीढ़ियां हैं, ये याद रखना है। सीढ़ियां सिर्फ दो तरफ थी और कमरे चारों कोनों पर बने थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ये भी एक प्रश्न है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब होगा कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। और वहाँ क्या किया जाता होगा? यज्ञ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये भी याद रखना है कि बड़े भंडार गृह कहाँ मिले हैं, तो इसका जवाब है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से गुजरात के राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये सब आपको याद रखना है कि ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ था। इन स्थानों के नाम याद रखने हैं, जैसे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये देखिए, ये है वो महान स्नानागार। मैं छोटा करके आपको दिखा दूँ पूरा, ठीक है। ये इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये दो तरफ, ये और इस तरफ, और ये यहाँ पर हैं कमरे जो अभी टूट गए हैं इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब चारों कोनों पर कमरे बने हैं, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ आमने सामने, ये याद रखना है आपको। भवन, नाले और सड़क। अब हम समझेंगे कि यहाँ के भवन और नाले और सड़क किस प्रकार के थे। इस नगर के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिस प्रकार आज की निकासी व्यवस्था है, उस समय भी नालों की निकासी व्यवस्था उतनी ही अच्छी थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। अब तो मेन होल भी ढके नहीं होते, खुले हुए होते हैं, लेकिन उस समय हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। ये उस समय के बारे में बहुत अच्छी बात है। ये चित्र दिखाया गया है। ईंटें किस प्रकार की थी, किस प्रकार उनकी चिनाई की जाती थी, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से। अब हम आगे देखते हैं नगरीय जीवन। ये भी वहीं का चित्र है, कैसे सब अच्छे तरीके से मजबूत ईंटों से बनाया था कि वो अभी तक भी ईंटें खराब नहीं हुई हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा
नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये देखिए, ये खिलौने हैं, ये मोर है। मैं एक बार बता दूं, ये सब खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेला करते थे उस समय, और ये हैं उस समय के मोहरे। ये जो लिपि है उस समय की, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो ये नहीं पता कि ये क्या लिखा है इस पर। आइए इसके बारे में क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला। ये देखिए जो सबसे ऊपर है, ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और ये उसमें बना नाला है। जो ये बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये नाला है और ये सब सड़कें हैं। अब ये टूट गई हैं इसलिए ऐसी हैं, वरना ये बिल्कुल जब एक साथ रही होंगी तो कितनी अच्छी रही होंगी। अब आगे ये है कुआं, एक कुआं, ठीक है, ये कुआं है। नगर और नए शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। अब ये हमें याद रखना है कि ये कैसे बनाए गए थे। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी धातु से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सभी आकर्षक वस्तु में मन के बाट और फलक है। ये मैं दिखा दूँ आपको, फोटो दिया गया है, ये देखिए, ये गहने जो उस समय बनाए गए थे, ये सब वही है, ठीक है। अब यहाँ क्या है इसके बारे में विवरण दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। ऊपर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो बाट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस पत्थर से बने थे, तो ये चर्ट नामक पत्थर से बने थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एवं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। सवाल क्या होगा कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। यह हमें याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताती हूँ, इन्हें आप नोट कर लें ताकि आपको ये याद रहे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक सवाल ये भी बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। मिट्टी होती थी लाल और डिजाइन होता था काले रंग का। ये भी याद रखना है, ये उल्टा करके दे देंगे और आपका जवाब वहीं गलत हो जाएगा। ये हमें अच्छे से याद रखना है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि।
मोहरों पर पच्चीकारी का मतलब ये होता है जो चित्र बने होते हैं मोहरों पर या जो शब्द लिखे होते हैं उसे पच्चीकारी कहते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा है देखने के लिए कि इसका चेहरा कितना आकर्षक बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। इससे ये पता चलता है कि उस समय के मूर्तिकार बहुत ही अच्छे थे और वो अपना काम अच्छे तरीके से किया करते थे। हर व्यक्ति भी विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये काम कौन करता था, सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष, ये अभी तक पता नहीं चला है। ये है फेंस। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये फेंस है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये भी प्रश्न है कि फेंस को कैसे तैयार किया जाता है, तो कृत्रिम रूप से यानी खुद उसे बनाया जा सकता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर कैसे बनाते थे? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए, ये लिखा है फेंस से क्या क्या बन सकता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कच्चा माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो उनके पास होती थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो उन्हें मंगानी पड़ती थी बाहर से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो इसका जवाब है आज के राजस्थान से। ठीक है, ये एक सेकंड मैं भी इस पर दिखा देती हूँ आपको नोट करके, तो आपको याद रहेगा। ये देखिए, आज के राजस्थान से। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अगर देश का नाम पूछेंगे तो ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। यह हमें याद रखना है कि तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से किया जाता था और टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, देखिए सोने का आयात जो है कर्नाटक से किया जाता था, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। ये आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए कि किस चीज़ का आयात कहाँ से किया जा रहा था, क्योंकि इस सब से प्रश्न सीधा सीधा बनता है। ठीक है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, ये एक सवाल है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। ये जो है ये खिलौना है एक प्रकार का, ये खिलौना है उस समय का, और ये मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले, देखिए ये हल, उस समय के बच्चों का खिलौना भी हल था। अब कौन हल से खेलता है? अब कोई नहीं खेलता हल से। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे।
किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये हमें पता होना चाहिए कि उस समय हड़प्पा के लोग क्या क्या उगा लेते थे, तो ये आपको याद रखना है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये याद रखना है। धोलावीरा से हमेशा एक प्रश्न बनता है। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, जबकि इसके बाकी सभी नगर 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, उचला नगर और निचला नगर। ठीक है, लेकिन इसे 3 भागों में उचला नगर था, निचला नगर था और बीच में एक और भाग था। ये एक ही था इस तरह का। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थानों पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, ये फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लोथल का बंदरगाह या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतार चढ़ाया जाता होगा। ये आप फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन। देखिए, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। ये उनका तरीका था देखने का। सभ्यता के अंत का रहस्य। तो देखिए, इतनी अच्छी विकसित सभ्यता का भी अंत हो गया। उसका क्या कारण रहा होगा, उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सही कारण तो अभी तक ज्ञात भी नहीं हुआ है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया।
मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। तो ये सब पुरातत्वविदों का एक अनुमान है। सही तरीके से ये बात अभी कही नहीं जा सकती। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर उपयोगी शब्द दिए गए हैं। नगर, दुर्ग, लिपिक, मोहर। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, बाद में आराम से देख लीजिएगा। ये तिथियाँ आपको याद रखनी है। ये तिथियाँ मैं दिखा देती हूँ, ये आपको पढ़ लेनी है अच्छे से और याद कर लेनी है समझ कर। ठीक है, और मेरे चैनल पर बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। मेरा चैनल आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी आगे बहुत सी जानकारी आपको दी जाएगी।